स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ आरबीआई। जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारे इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी को अपनाता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में। जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती गई हमारी, वैसे वैसे क्रेडिट का रोल काफी बढ़ता चला गया। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मोस्टली क्रेडिट में होते हैं। जो बिजनेस का वॉल्यूम है या इकोनॉमी का वॉल्यूम है, वो बहुत हद तक इफेक्ट होता है क्रेडिट में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इस बात से। यहां पे बोल रहा है क्रेडिट कंट्रोल is the regulation of credit by the central bank for achieving some definite objectives। क्रेडिट कंट्रोल जो है, क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा उठाया गया एक मेजर्स होता है कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। जो मॉडर्न इकोनॉमी हमारी है वो एक तरीके से क्रेडिट इकोनॉमी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। तो इसलिए इस क्रेडिट को कंट्रोल करना, इसको रेगुलेट करना कि कब हमारी इकोनॉमी में कितने क्रेडिट की जरूरत है, कब इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट होता है। और इसके रिगार्डिंग में जो आरबीआई है वो समय समय पर करेक्टिव मेजर्स यूज करती है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आरबीआई यानी हमारा सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ओके, कुछ मेथड्स हैं जिसको अपना करके जो आरबीआई है वो क्रेडिट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला मेथड है क्वांटिटेटिव और जनरल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो आरबीआई है वो वॉल्यूम ऑफ करेंसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब हमारे इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो कितना होना चाहिए। अगर करेंसी का फ्लो ज्यादा है तो आरबीआई कुछ ऐसे मेजर्स अपनाएगा जिससे करेंसी के फ्लो कम हो जाए। जो ज्यादा करेंसी अगर इकोनॉमी में है तो वो कम हो जाए, या अगर इकोनॉमी में कम करेंसी का सर्कुलेशन है तो कुछ ऐसे मेजर्स फॉलो करेगा आरबीआई जिससे कि इकोनॉमी में जो करेंसी का फ्लो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी कि वैसा क्रेडिट कंट्रोल मेथड जिससे करेंसी का जो फ्लो है, करेंसी का जो वॉल्यूम है, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आरबीआई करता है। उस मेथड्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव या जनरल मेथड। आई बात समझ में? इस मेथड में बहुत सारे जो मेजर्स हैं, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, वो आरबीआई फॉलो करता है। सबसे पहला है बैंक रेट पॉलिसी। यानी हम लोग देख रहे हैं कि आरबीआई किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए करेक्टिव मेजर्स अपनाता है। दो तरीके के मेजर्स अपनाता है। पहला है क्वांटिटेटिव मेजर्स, यानी कि जिसमें करेंसी के वॉल्यूम को क्या किया जाता है, कम या ज्यादा किया जाता है इकोनॉमी में। और दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स। तो पहले हम लोग क्वांटिटेटिव मेजर्स देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से वो पॉलिसीज को अपना करके और करेंसी के वॉल्यूम्स को कम या ज्यादा करता है। तो क्वांटिटेटिव में सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है? तो बैंक रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक एंड डज द डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स। बैंक रेट वह रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है।
मतलब जब कमर्शियल बैंक को फिनेंशियल नीड होती है, उसको पैसे की जरूरत होती है, तो वो आरबीआई के पास जाता है। और आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उस रेट को क्या बोलते हैं? बैंक रेट। या दूसरे सेंस में भी इसका यूज क्या किया जाता है? तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो सिक्योरिटी होती है, जो भी सिक्योरिटी होती है कमर्शियल बैंक्स के पास, बिल वगैरह, जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति है जिसने किसी दुकान से जो है बहुत सारा गुड्स परचेज किया और उसके बदले में कैश पेमेंट ना करके उसने एक बिल बना दिया कि 3 महीने के अंदर में मैं आपको इस जो अमाउंट है इसका पेमेंट कर दूंगा। दुकानदार ने क्या किया? बिल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 3 महीने के पहले ही उस दुकानदार को पैसे की जरूरत पड़ गई। अब सपोज करो 5 लाख का बिल था, 5 लाख का सामान उसने बेचा था और 5 लाख की वैल्यू का वो बिल था। तो 3 महीने के पहले ही उस दुकानदार को जरूरत पड़ गई पैसे की। अब वो क्या करेगा? तो वो जाएगा कमर्शियल बैंक के पास और बोलेगा कि मेरे पास 5 लाख की वैल्यू का क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आप क्या कर लो, आप रख लो, आप उस व्यक्ति से क्या करना, ले लेना, और अभी मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे का पेमेंट कर दो। तो कमर्शियल बैंक फ्री में तो करेगा नहीं, कुछ कमीशन लेगा और उसके बदले में क्या करेगा? पैसे का पेमेंट करेगा। तो कमर्शियल बैंक जो भी कमीशन है वो कमीशन लेकर के बाकी पैसा क्या कर देगा? वो जो बिजनेसमैन है उसको पेमेंट कर देगा। और ये जो बिल है वो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? अपने पास रखेगा। ये एक तरीके से उसके पास क्या हुआ? सिक्योरिटी हुआ। तो वैसे जो बिल्स होते हैं वो अब कमर्शियल बैंक को अगर क्या करने हैं? रीडिस्काउंट करने हैं, मतलब उसके बदले में कमर्शियल बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो कहां जाएगा? तो वो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई के पास जाकर के उसे रीडिस्काउंट करेगा, क्योंकि आरबीआई एक लास्ट ऑप्शन होता है कमर्शियल बैंक के पास। जितनी भी सिक्योरिटी है कमर्शियल बैंक के पास, वो आरबीआई के पास ले जाकर के कमर्शियल बैंक क्या करता है? उसका रीडिस्काउंटिंग करता है। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को आरबीआई उसकी सिक्योरिटी का रीडिस्काउंटिंग करता है, उस रेट को भी बैंक रेट बोलते हैं। यानी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लेकर के गया तो आरबीआई जिस रेट पर उसको पैसे देगा कुछ कमीशन लेकर के, तो वो रेट क्या बोलेंगे? उसको, उस रेट को बोलेंगे हम लोग बैंक रेट। यानी बैंक रेट वह रेट होता है जिस पे या तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या देता है? लोन देता है, या फिर कमर्शियल बैंक की जो भी सिक्योरिटीज होती है उनकी रीडिस्काउंटिंग करता है। उस रेट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। तो जब भी आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ही ज्यादा फ्लो करेंसी का हो गया है, तो जब करेंसी का फ्लो ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के पॉकेट में पैसे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो ज्यादा है। लोगों के पॉकेट में पैसे ज्यादा रहेंगे, उनकी डिमांड इनहांस होगी। डिमांड इनहांस हुई यानी प्राइस लेवल बढ़ेंगे, कमोडिटीज के, महंगाई बढ़ेगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई को जब लगता है कि बहुत ही ज्यादा करेंसी का फ्लो हो गया है इकोनॉमी में, तो आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। यानी जिस रेट पे वो कमर्शियल बैंक्स को कर्ज दे रहा था वो रेट वो बढ़ा देगा। पहले अगर कमर्शियल बैंक को वो 8% के रेट से कर्ज दे रहा था और उससे पैसा लेकर के कमर्शियल बैंक जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनको 10% पर अगर वो कर्ज दे रहे थे, तो अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई से ही मिलेगा कितना? 10% में कर्ज। अब कमर्शियल बैंक जब 10% में आरबीआई से लेगा तो जनरल पब्लिक है उसको वो कभी भी 10% पे देगा क्या? वो बढ़ा करके देगा, यानी 12% पे देगा। तो जब आरबीआई को ये लगता है कि बहुत ही ज्यादा करेंसी का फ्लो हो गया है इकोनॉमी में, इसको कम करना चाहिए, तो वो बैंक रेट इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट इंक्रीज किया मतलब वो महंगे रेट पे अब कमर्शियल बैंक को क्या देगा? कर्ज देगा। जब कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे कर्ज देगा तो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को महंगे रेट पे कर्ज देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना। तो जो लोग लोन लिए रहेंगे उनको ज्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा, तो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे? लोन का रीपेमेंट करेंगे। नए लोग लोन लेने से कतराएंगे, यानी जो करेंसी का ज्यादा फ्लो था इकोनॉमी में
वो कम हुआ कि नहीं हुआ? तो यही जो मेजर है, ये पॉलिसी है, इसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट पॉलिसी। अब आरबीआई को ये लगता है कि नहीं, इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो एकदम कम है, बहुत ही ज्यादा नीड है करेंसी के फ्लो की, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन की। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को घटा देगा, यानी कमर्शियल बैंक को पहले जिस रेट पे कर्ज दे रहा था उससे सस्ते रेट पे कर्ज देगा। तो कमर्शियल बैंक को जब सस्ते रेट पे कर्ज आरबीआई से मिलेगा तो वो पैसे लेकर के कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, वो अपने पास तो रखते नहीं है, वो उनसे क्या करते हैं, लोगों को लोन बांट करके ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। तो जब सस्ते रेट पे कमर्शियल बैंक को आरबीआई से कर्ज मिलेगा तो वो सस्ते रेट पे क्या करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन बांटेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग लेट से लोन का पेमेंट करेंगे और नए लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेना चाहेंगे, यानी इकोनॉमी में करेंसी का जो फ्लो है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। यानी जब आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में करेंसी के फ्लो को कम करना है, वो बैंक रेट पॉलिसी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और जब आरबीआई को ये लगता है कि नहीं, इकोनॉमी में करेंसी के फ्लो को बढ़ाना है, तो बैंक रेट पॉलिसी को क्या करता है, वो कम कर देता है। आई बात समझ में? यानी करेंसी के जब फ्लो को बढ़ाना है तो बैंक रेट पॉलिसी को, बैंक रेट को क्या करो, कम कर दो। जब इकोनॉमी में करेंसी के फ्लो को घटाना है तो बैंक रेट को क्या करो, बढ़ा दो। ये है मेन बैंक रेट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव, और इसे आरबीआई क्या करती है, फॉलो करती है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है, मार्केट रेट्स डू नॉट चेंज विथ बैंक रेट। अब आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट बढ़ा दिया। बैंक रेट बढ़ाया इसलिए क्योंकि कमर्शियल बैंक उसके यहां से कर्ज कम ले और वो जो जनरल पब्लिक है उनमें कम लोन बांटे। लेकिन कमर्शियल बैंक को दूसरे सोर्सेस से सस्ते रेट में क्या मिल जा रहा है, लोन मिल जा रहा है, क्योंकि मनी मार्केट है, मनी मार्केट में बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां से कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिल जा रहा है। तो आरबीआई बैंक रेट बढ़ा करके ही क्या करेगा, जब कमर्शियल बैंक उससे पैसे लेने जाएगा ही नहीं और दूसरे सोर्स से उससे सस्ते में लेकर के और क्या करेगा, वो लोगों को लोन बांटेगा और प्रॉफिट कमाएगा। यानी जो एक पर्पस था आरबीआई का कि बैंक रेट को बढ़ाओ जिससे कम लोन डिस्ट्रीब्यूट करे कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक में, वो पर्पस तो पूरा नहीं हुआ। यानी ये एक सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन क्या है कि मार्केट रेट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए बैंक रेट से। बैंक रेट जब बढ़े या घटे तो अदर जो भी सोर्सेस हैं उनका भी जो लोन देने का रेट है वो उसी हिसाब से घटना या बढ़ना चाहिए। आई बात समझ में? सेकंड है द नॉन कॉपरेशन ऑफ कमर्शियल बैंक विथ द सेंट्रल बैंक। जो पहला नंबर पॉइंट हमने देखा, मार्केट रेट डू नॉट चेंज विथ बैंक रेट, उससे बहुत ही ज्यादा उसी से कनेक्टेड ये पॉइंट है। मतलब मार्केट रेट क्या होना चाहिए, बैंक रेट के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम रहना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। दूसरा पॉइंट वही है, द नॉन कोऑपरेशन ऑफ कमर्शियल बैंक विथ द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक कभी भी सेंट्रल बैंक को कोऑपरेट नहीं करती हैं। अगर उनको दूसरे सोर्सेस से उससे सस्ते में लोन मिलने लगते हैं तो वो क्या करती हैं, उनसे लोन ले लेती हैं दूसरे सोर्सेस से और फिर जनरल पब्लिक को क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो जो एक पर्पस होता है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल का आरबीआई का, वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। तो एक दूसरा लिमिटेशन ये भी है कि जो कमर्शियल बैंक है वो कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेटिव होती है, नॉन कोऑपरेशन उनके अंदर होता है सेंट्रल बैंक के साथ। थर्ड है पेसिसिज्म और ऑप्टिमिज्म, मतलब आशावादी या निराशावादी विचार। जब बिजनेसमैन को ये लगेगा कि नहीं अभी इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं, अभी हम नया बिजनेस अगर रन करेंगे या बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में तो हमें 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट अर्न हो सकता है, मतलब वो उसको मतलब एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक
थॉट अगर उसके अंदर ही आ जाए कि अभी इकोनॉमी में ग्रोथ के चांसेस हैं और हम रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बैंक रेट कितना भी बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट कितना भी बढ़ जाए लोन के लिए, बिजनेसमैन लोन लेगा ही लेगा, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आज जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम कई गुना ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये एक जो आशावादी ऑप्टिमिस्टिक थॉट है, इसके वजह से भी बहुत बार जो बैंक रेट पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाती है। या एक पेसिसिज्म जो थॉट है, यानी बिजनेसमैन को लगेगा नहीं अभी मंदी का टाइम है, अभी हम कितना भी बिजनेस अगर चाहें आगे बढ़ाना वो नहीं बढ़ सकता है, तो इसमें अभी इन्वेस्ट करना बेकार है। तो मंदी के टाइम में चाहे कितना भी बैंक रेट सस्ता हो जाए, कितना भी बैंक चाहे कि लोग लोन ले, ज्यादा से ज्यादा उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एक्सपेंड हो, तो बिजनेसमैन जो पेसिसिज्म थॉट है उसके हिसाब से वो सोचेगा कि नहीं अभी हम क्या लोन लेंगे ही नहीं, अभी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि मंदी का टाइम है। तो उस समय भी जो एक कहीं ना कहीं एक थॉट होता है आरबीआई का कि हम बैंक रेट कम कर दे ताकि लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो, करेंसी का वॉल्यूम बढ़े, वो नहीं हो पाता है सक्सेस। आई बात समझ में? तो ये था बैंक रेट पॉलिसी और उसके लिमिटेशंस। अब हम लोग अगला देखेंगे क्या, दूसरा जो इसका पॉलिसी है आरबीआई का क्रेडिट कंट्रोल का, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बैंक रेट पॉलिसी की बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी इसमें समस्याएं थी, क्योंकि अदर जो मार्केट में जो सोर्सेज थे वहां से कमर्शियल बैंक्स को सस्ते में लोन मिल जा रहे थे, कमर्शियल बैंक जो है उतने कोऑपरेटिव नहीं थे आरबीआई के साथ, इसलिए ये जो बैंक रेट पॉलिसी है सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इसको देखते हुए आरबीआई जो है एक दूसरी पॉलिसी भी अपनाती है जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे बोल रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द डिलिबरेट एंड डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द मनी मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, तो सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस है डायरेक्टली मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक के द्वारा। जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को परचेज या सेल करती है मनी मार्केट में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझिए इसका मेन रीजन क्या होता है, आखिरकार क्यों कमर्शियल बैंक ऐसा करती है, आरबीआई ऐसा क्यों आखिरकार करती है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आरबीआई को यह लगा कि नहीं हमने बैंक रेट पॉलिसी इंक्रीज किया, बावजूद इसके दूसरे सोर्सेज से जो है कमर्शियल बैंक्स को क्या मिल रहा है, फंड मिल रहा है, ये लोन बांट रहा है ना। तो आरबीआई क्या करेगा, उसके पास राइट होता है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या करेगा, ओपन मार्केट में बेचेगा। वो बैंक्स को ऑफर देगा कि आपके पास पैसे हैं ज्यादा, आप आम पब्लिक को भी लोन देना चाहते हैं ताकि आप उनसे इंटरेस्ट कमा सके, तो आम पब्लिक को आप लोन देंगे तो हो सकता है वो पैसे लेकर के भाग जाए। सिक्योरिटी तो उतनी नहीं मिलेगी आपको जितनी सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करके मिलेंगी। तो आप आम पब्लिक को लोन देना छोड़ करके और क्या करिए, हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेच रहे हैं, आप उन सिक्योरिटीज को खरीदिए, उसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 100% रिटर्न मिलेगा, आपको बेनिफिट भी मिलेगा। यानी यहां पे आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स को ये ऑफर करती है कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है और आप आम पब्लिक को लोन ना बांट करके वो पैसे से ये सिक्योरिटी परचेज कर लो। पैसे घूम फिर के कहां वापस आ गए, आरबीआई के पास आ गए, क्योंकि कमर्शियल बैंक भी देखेगा कि हाँ भाई अगर हम आम पब्लिक को पैसे देते हैं तो हो सकता है कुछ पैसे डूब जाए, लेकिन यहां पे अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए कमर्शियल बैंक अब क्या करेगी, आरबीआई से धड़ाधड़ सिक्योरिटी परचेज करने लगेगी। पैसे जो इकोनॉमी में सर्कुलेशन में थे, जो बैंकों में थे, वह कहां चले गए, वापस वापस घूम फिर के आरबीआई के पास चले गए। तो जो बड़ा हुआ एक फ्लो था इकोनॉमी में करेंसी का, वो क्या हुआ, वो मेंटेन हो गया कि नहीं हो गया। ठीक इसके अपोजिट जब लगता है आरबीआई को कि नहीं इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो एकदम कम हो गया है, तो वो क्या करती है, वो अपने सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देती है बढ़े हुए रेट्स पे।
यानी जो कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी खरीद के बैठी हुई थी, आरबीआई बोलेगी कि लाओ हम सिक्योरिटी परचेज करना चाहते हैं, और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे क्या करती है, उन सिक्योरिटी को परचेज कर लेती है। तो इससे फायदा क्या होता है, तो कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। आरबीआई वापस अपनी सिक्योरिटी परचेज कर ली, कमर्शियल बैंक के पास फंड्स अवेलेबल हो गए। जब उनके पास फंड्स अवेलेबल हो गए तो वो लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी, और इकोनॉमी में जो करेंसी का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि जब करेंसी का फ्लो कम करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को क्या करती है, वो मनी मार्केट में वो सेल करती है ताकि पैसे उसके पास आ जाएं। और जब आरबीआई को करेंसी के वॉल्यूम को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, उसको करेंसी के वॉल्यूम को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। जब कंट्रोल करने के पर्पज से वो करेगी तो वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को बेचना शुरू करेगी ताकि पैसे उसके पास आ जाए और करेंसी का वॉल्यूम कंट्रोल हो जाए। लेकिन जब इकोनॉमी में मंदी का टाइम चल रहा होता है, डिप्रेशन के पीरियड में उसको करेंसी का वॉल्यूम बढ़ाना होता है, तो उस समय वो क्या करेगी, अपने सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू करेगी। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे तेजी आएगी इकोनॉमी में। आई बात समझ में? यह है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ वेल डेवलप्ड सिक्योरिटी मार्केट। अगर हमारा सिक्योरिटी मार्केट ही डेवलप्ड नहीं हो तो अच्छे तरीके से सिक्योरिटीज का परचेज या सेल ही नहीं हो पाएगा। लोग जागरूक ही नहीं है, डेवलप्ड ही नहीं है, हमारा सिक्योरिटी मार्केट ही डेवलप नहीं है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का परचेज और सेल फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाएगा। तो ये जो पॉलिसी है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी पूरा हो पाएगा क्या, कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। यानी कि हमारे यहां अभी भी जो सिक्योरिटी मार्केट है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, सारे लोग अभी जागरूक नहीं है, इन चीजों के बारे में जानते नहीं है, जिसके वजह से इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में आरबीआई को बहुत तकलीफ होती है, बहुत समस्या होती है। सेकंड क्या है, इनएडिक्वेट स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज। आरबीआई को करेंसी के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में उतारना होता है, बेचना होता है। तो इसके लिए आरबीआई के पास सफिशिएंट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी होनी चाहिए, उनके पास पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो वो क्या करेगा, वो ऑफर करेगा और उनको मार्केट में बेच करके और करेंसी को वापस अपने पास खींच लेगा, ताकि फ्लो जो है उस करेंसी का कम हो सके। तो ये बहुत ही जरूरी क्या है कि स्टॉक जो है वो क्या होने चाहिए, एडुकेट होने चाहिए। अगर इनएडुकेट स्टॉक होगा सिक्योरिटीज का तो कभी भी ये जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तीसरा है एक्सेसिव कैश रिजर्व। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, एक लिमिटेशन है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। अगर कोई कमर्शियल बैंक है उसके पास बहुत सारा कैश रिजर्व है, बहुत सारे डिपॉजिट्स उसके यहां हुए हैं, तो आरबीआई जब ऑफर करेगी तो सिक्योरिटी भी परचेज कर लेगा, उसमें भी पैसे उसने इन्वेस्ट कर दिए, फिर भी उसके पास पैसा बचा हुआ है, तो क्या करेगा, वो पैसे को तो रख के अचार नहीं डालेगा, वो तो जो जनरल पब्लिक है उनको लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो फिर आरबीआई का जो एक मेन मोटो था, जो एक मेन एम था, वो कहां फुलफिल हो पाया, क्योंकि अभी भी वो बैंक क्या कर रहा है, लोगों को भी लोन बांट रहा है, करेंसी का फ्लो अभी भी इकोनॉमी में बढ़ रहा है। आरबीआई को तो ये पर्पस था कि बैंक क्या करे, लोगों को ज्यादा लोन नहीं बांटे, लेकिन जिस बैंक के पास एक्सेसिव कैश रिजर्व है वो तो ये काम कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, लिमिटेशन है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। तो अभी तक हम लोगों ने देखा दो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी क्वांटिटेटिव में, पहला बैंक रेट पॉलिसी और दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा हम लोग देखेंगे वेरिएबल रिजर्व रेशियो। वेरिएबल रिजर्व रेशियो होता है, every commercial bank is required by law to maintain a minimum percentage of its deposit with the central bank। ये लॉ के द्वारा मेंशन किया गया है, मैंडेटरी किया गया ये चीज कि हर कमर्शियल बैंक को
अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट क्या करना होता है, सेंट्रल बैंक में रिजर्व के रूप में रखना होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व with the central bank may be either percentage of its time and demand deposit separately or total deposits। जो परसेंटेज रखना होता है या तो टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट के हिसाब से रखना होता है अलग करके, या फिर ओवरऑल जो टोटल डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन परसेंट क्या करना होता है, वो आपको जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, उसके पास क्या करना होता है, रिजर्व के रूप में जमा करके रखना होता है। वेदर द अमाउंट of money remains with the commercial bank over and above the minimum reserve is known as excess reserve। It is on the basis of these reserves that the commercial bank is able to create credit। क्रेडिट क्रिएशन में मैंने आप लोगों को बताया था, जब सपोज कीजिए कि डिपॉजिट हुआ 1000 रुपीज का कमर्शियल बैंक में, लॉ क्या कहता है कि आपको अपने टोटल डिपॉजिट का, जो आपके यहां डिपॉजिट हुआ है, उसका एक सर्टेन परसेंट क्या करना है, आरबीआई के पास जमा करके रखना है। तो ये जो टोटल डिपॉजिट का एक कुछ परसेंट भाग जो है आप आरबीआई के पास जमा करके रखते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ठीक है, या कैश रिजर्व रेशियो। अब इससे क्रेडिट जो कंट्रोल पॉलिसी है आरबीआई, वो कैसे क्रिएट करता है इस चीज से, तो ये देखिए, जब उसको लगेगा कि कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स, तो ये वेरिएबल रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा, यानी कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देगा। अब सपोज कीजिए कि पहले 10% था कैश रिजर्व रेशियो, तो 100 रुपए जब डिपॉजिट होते थे तो उसमें से 10 रुपए आरबीआई के पास देने होते थे कमर्शियल बैंक को, और बाकी जो 90 रुपए बचता था वो क्या करता था, वो दूसरे पर्सन को कमर्शियल बैंक एज ए लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। लेकिन अब आरबीआई ने देखा कि बहुत ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स, इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, सर्कुलेशन हो गया है करेंसी के, इसको कम करना है, तो वो क्या करेगा, वो जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको 10% से बढ़ा करके 20% कर देगा। यानी पहले जहां 10 रुपए रखने पड़ते थे, अब वहां 20 रुपए रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में। यानी उसके पास लोन देने के लिए, लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना अमाउंट बचा, सिर्फ 80 रुपए बचे। यानी पहले वो ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता था, अब वो कम लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो करेंसी का फ्लो है उस पर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, बहुत बड़ा फर्क पड़ा। ये हम लोग 100 रुपए के अमाउंट पे देखते हैं, इसको आप लाखों अरबों खरबों रुपए पर अगर आप इमेजिन करके देखिए तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इस जो वेरिएबल रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, इसमें थोड़ा भी अगर अमाउंट में आरबीआई चेंजेस करता है तो जब भी लगता है आरबीआई को कि इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो ज्यादा हो गया है, तो वो सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि कमर्शियल बैंक्स के पास लोन देने के लिए अमाउंट पहले से कम बचे। और जब लगता है आरबीआई को इकोनॉमी में करेंसी के फ्लो की ज्यादा जरूरत है, तो वो क्या करता है, वो जो सीआरआर है उसको कम कर देगा। इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें लोन डिस्ट्रीब्यूट करने की एबिलिटी पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक क्वांटिटिव मेजर्स और एक क्वालिटेटिव। हमने क्वांटिटिव देखा कि किस तरीके से करेंसी के वॉल्यूम को आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज वो एप्लीकेबल करता है, कौन कौन सी पॉलिसी को यूज करता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्या, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें करेंसी के वॉल्यूम को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।